हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेकर के है, यानी वो क्वेश्चंस जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं पेपर के अंदर या इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ऑलवेज बनी रहती है। ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 8 को, यानी एग्जिम बैंक और उसका जो रोल है उसको लेकर के ये क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को शुरू करें तो ये जानकारी आपके लिए फ्रेंड्स, हम फ्री डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं जीआईबी के सभी पेपर्स के लिए, सीआईबी के सभी पेपर्स के लिए और प्रमोशन एग्जाम के लिए। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं थ्रू क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं थ्रू केस स्टडीज ऑल्सो इन केस ऑफ सीआईबी। तो अगर आप इन क्लासेस को ऑलरेडी ज्वाइन नहीं कर रहे, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 as principal institution for providing financial assistance and services and for coordinating functions of institutions engaged in financing of import trade in the country, especially on which basis? तो यहाँ पे हमने दो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, एक उसके इस्टेब्लिश होने का साल, एक ऑन विच बेसिस। सो 1980 में इस्टेब्लिश हुआ, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। 1981 में इस्टेब्लिश हुआ, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। 1982 में है लॉन्ग टर्म, 1981 में है लॉन्ग टर्म। तो व्हाट इज द आंसर? ये इस्टेब्लिश कब हुआ? नंबर 1। सेकेंडली, ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस and also services and also coordinates the functions of institutions engaged in financing import-export trade, especially on short term या on long term। तो क्या इसका आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए इनमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो पहली बात, ये इस्टेब्लिश हुआ 81 के अंदर, तो दिस मीन इधर दिस आंसर इज करेक्ट और दिस आंसर इज करेक्ट। और ये प्रोवाइड करता है ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, सो दिस मीन दिस ऑप्शन आंसर इज करेक्ट। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ एग्जिम बैंक इवॉल्व अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी? जो एग्जिम बैंक के ऑपरेशंस हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो किस फिलॉसफी के इर्द गिर्द काम करते हैं? तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं। टू मेक इंडियाज इंपोर्ट्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बाय ऑफरिंग फाइनेंस एट कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड कंडीशंस, टू डेवलप ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, to provide data, information and advice for new export opportunities to Indian exporters, to provide selective production, marketing and financing for Indian products to make them internationally competitive। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमने देखना है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्टली मेंशन्ड है रिगार्डिंग फंक्शंस एंड ऑपरेशंस के पीछे जो फिलॉसफी काम करती है। सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 2 3 ओनली करेक्ट है, 1 3 4 ओनली करेक्ट है या 2 3 4 ओनली करेक्ट है।
सो हमने बतानी है कौन सी फिलॉसफी एग्जिम बैंक की है जिसके चलते हुए उसकी जो फंक्शनिंग है और उसकी ऑपरेशंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या आंसर बनता है? यस, सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें। चलिए इनको एग्जामिन कर लेते हैं। टू प्रोवाइड सिलेक्टिव प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स टू मेक देम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। यस, ये काम तो करता है, ये तो फिलॉसफी है। टू प्रोवाइड डेटा, इंफॉर्मेशन, एडवाइस फॉर न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, ये भी फिलॉसफी उसके पीछे काम करती है। टू डेवलप ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, ये इसकी तलाश भी ये करता रहता है। टू मेक इंडियन इंपोर्ट्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, नो, नॉट इंडियन इंपोर्ट्स बट इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो दिस मीन ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिम बैंक ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एग्जिम बैंक कई प्रकार की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। इनमें बायर्स क्रेडिट है, कॉरपोरेट बैंकिंग है, लाइंस ऑफ क्रेडिट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। इनमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एग्जिम बैंक ऑफर करता है? 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो फिर आप बता सकेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एग्जिम बैंक ऑफर करता है। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बायर्स क्रेडिट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, लाइंस ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? सो चेक कर लेते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। बायर्स क्रेडिट, यस, एग्जिम बैंक ऑफर करता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, यस, ये प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है। लाइंस ऑफ क्रेडिट बहुत देता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स तो ये एग्जिम बैंक यूज नहीं करता है, तो दिस इज आउट। तो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ बायर्स क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर। अगर बायर क्रेडिट है जो एग्जिम बैंक ऑफर करता है, तो बायर्स क्रेडिट का एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट मिलता है? Exporter enjoys reduced transaction cost. Exporter enjoys complexity of international trade transactions. Exporter gets to compete in an international market. Exporter can continue to put his working capital to good use to scale up the operations. तो इनमें से क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपोर्टर को मिलते हैं बायर्स क्रेडिट को? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑल द 4, या इनमें से कोई 3, 1 2 3, या 1 3 4, या 2 3 4। बेनिफिट्स जो एक्सपोर्टर को मिलते हैं बायर्स क्रेडिट के। सो बायर्स क्रेडिट अवेलेबल करवाता है एग्जिम बैंक। इसका बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्टर को। क्या क्या बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्टर को? बायर्स क्रेडिट प्राइमरली इंपोर्टर को मिलता है और उसका बेनिफिट एक्सपोर्टर को भी मिलता है। एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट मिलता है? रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बायर क्रेडिट जब इंपोर्टर को मिलता है तो वो सस्ते रेट के ऊपर मिलता है, तो उसका बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सपोर्टर को भी अवेलेबल हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर के, तो वो भी टू सम एक्सटेंट इससे सॉल्व हो जाती हैं, तो वो भी बेनिफिट उसको मिलता है।
एक्सपोर्टर गेट्स टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको बायर्स मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ बायर्स क्रेडिट। बायर क्रेडिट अवेलेबल करवाता है एग्जिम बैंक, तो जो बायर एग्जिम बैंक तैयार करता है उनका बेनिफिट एक्सपोर्टर को मिल जाता है, तो ये बेनिफिट भी मिलता है। एक्सपोर्टर कैन कंटिन्यू टू पुट हिज वर्किंग कैपिटल टू गुड यूज टू स्केल अप ऑपरेशंस, तो बायर क्रेडिट में क्योंकि इंपोर्टर को पैसा मिल जाता है तो इसीलिए वो पैसे का बेनिफिट एक्सपोर्टर को भी मिल जाता है, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट मीन ऑप्शन 1 is our answer. Buyer's credit is a credit facility program which motivates Indian exporters to explore new geographies. Through this program, the overseas buyer can open what in favor of Indian exporter and can import goods and services on what terms. तो 2 fill in the blanks है हमारे, तो ये है वो फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। सो व्हाट हैपन्स इन बायर्स क्रेडिट? बायर्स क्रेडिट एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम है विच मोटिवेट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सप्लोर न्यू ज्योग्राफीज। थ्रू दिस प्रोग्राम्स द ओवरसीज बायर, यानी जो इंपोर्टर है, ओवरसीज बायर कौन है? इंपोर्टर है, वो क्या ओपन करता है इंडियन एक्सपोर्टर की फेवर में, और वो गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करता है इंडिया से ऑन व्हाट टाइप ऑफ टर्म्स? कैश टर्म्स या डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, या ओपन करता है बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हमने इनमें से कॉम्बिनेशन देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 4 में से। So what is answer for question number 4? So buyer ओपन करता है लेटर ऑफ क्रेडिट बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत, और डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बेसिस के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा डी। Indian companies can avail of buyer's credit from other international financial institutions in order to finance their imports at competitive alternative reference rates. Buyer's credit provided by Exim Bank can only be used for, तो buyer's credit किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? तो it can be used for import of Indian goods or services, और एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स और सर्विसेज, या एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। इंडियन कंपनीज अवेल करती हैं बायर्स क्रेडिट दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो इंपोर्ट करती हैं एट कम्पिटिटिव रेट्स, और फिर उसके बेसिस के ऊपर वो क्या करती हैं? तो उस फाइनेंस को वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? द बायर क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय एक्सिम बैंक कैन ओनली बी यूज्ड फॉर, तो बायर क्रेडिट जो एक्सिम बैंक प्रोवाइड करता है उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती हैं वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं टू इंपोर्ट मटेरियल, लेकिन जो एक्सिम बैंक है उसका फाइनेंस किसके लिए यूज होता है? तो उसका फाइनेंस यूज होता है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हों, तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बायर्स क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू ए फॉरेन प्रोजेक्ट कंपनी which intends to award project execution to an Indian project exporter. बायर क्रेडिट किसको दिया जाता है? एक फॉरेन प्रोजेक्ट वाली कंपनी को, और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो किसी इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर को देगी। सो इट इज शॉर्ट टर्म
एंड हाई कॉस्ट फैसिलिटी, या मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, या शॉर्ट टर्म एंड लो कॉस्ट, या मीडियम टर्म एंड लो कॉस्ट फैसिलिटी एट कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये फाइनेंसिंग, ये असिस्टेंस, बायर्स क्रेडिट शॉर्ट टर्म होगा, हाई कॉस्ट होगा, या मीडियम टर्म होगा और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगा, शॉर्ट टर्म होगा, लो कॉस्ट होगा, या मीडियम टर्म होगा, लो कॉस्ट होगा। So what shall be the answer? So it will be a medium term and long term financing. ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की फॉर्म में होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। The financing under buyer's credit is available for what type of projects and service exports from India? सो जो बायर्स क्रेडिट है वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, अपग्रेडिंग एंड और एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक सर्वेयर्स, आर्किटेक्चर कंसल्टेशन के लिए, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ रिप्यूटेड फॉरेन कंपनीज के लिए। सो जो बायर क्रेडिट की फैसिलिटी है, इनमें से किस टाइप, किस पर्पस के लिए अवेलेबल है? 5 पर्पस यहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4 5 ऑल, या 1 2 3 4 ओनली, या 1 3 4 5 ओनली, या 2 3 4 5 ओनली। तो इनमें से किस किस पर्पस के लिए अवेलेबल है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, अपग्रेडिंग और एक्सपेंशन वाले प्रोजेक्ट्स में जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाए, पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, या इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ रिप्यूटेड फॉरेन कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 7। देखें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो चलिए इन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। डेवलपमेंट के लिए मिलता है, यस, डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड करना या उनको एक्सपेंड करना, इसके लिए मिलता है, यस। पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को फिनांस करने के लिए मिलता है, यस। प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक सर्वेइंग है, आर्किटेक्चर है, कंसल्टेशन है, इसके लिए मिलता है, यस। इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ रिप्यूटेड फॉरेन कंपनीज, इसके लिए ये क्रेडिट नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो दिस मीन ये हमारा ऑप्शन आंसर है, 1 2 3 4 इज आवर ऑप्शन आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर इट्स कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट, एक्सिम बैंक ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट्स? जो एक्सिम बैंक की कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट है, उसमें इनमें से किस टाइप की फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेट्स को अवेलेबल करवाता है एक्सिम बैंक? R&D फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम, लैंडिंग प्रोग्राम फॉर फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी, फाइनेंस फॉर ग्रास रूट एंटरप्राइज। तो इनमें से किस किस पर्पस के लिए या प्रोडक्ट के लिए एक्सिम बैंक ये फैसिलिटी ऑफर करता है अंडर कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट? 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सिम बैंक अंडर कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए, यस, इट इज प्रोवाइडेड। प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम, तो प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट को फाइनेंस करना, यस, इट इज ऑल्सो देयर। लैंडिंग प्रोग्राम फॉर फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी, इसके लिए भी है ये प्रोग्राम।
फाइनेंस फॉर ग्रास रूट एंटरप्राइज इसके लिए भी है, यानी ऑल द फोर. सो दिस मीन ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से एग्जिम बैंक बना है, हैज़ बीन एक्सटेंडिंग लाइन्स ऑफ क्रेडिट LOC to enable Indian exporters to enter new geographies or expand their business in existing export markets without any payment risk from overseas importers. Exim Bank lays special emphasis on extending lines of credit as on ineffective market entry tool, efficient market exit tool, effective market entry tool, market stabilization tool and means of market diversification for Indian exporters. So जब से एग्जिम बैंक बना है तो ये लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करता है. किसके लिए? ताकि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो नए ज्योग्राफीज, नए कंट्रीज में जा सकें और अपनी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको भी वो बढ़ा सकें विदाउट पेमेंट रिस्क फ्रॉम द ओवरसीज इंपोर्टर. एग्जिम बैंक एम्फेसिस ले करता है स्पेशल कि एक्सटेंड किया जाए LOC एज व्हाट, एज इनफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल या एफिशिएंट मार्केट एग्जिट टूल या इफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल या मार्केट स्टेबलाइजेशन टूल एंड मीन्स ऑफ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स. तो इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो जिस बेसिस के ऊपर LOC को एक्सटेंड किया जाता है? तो जब LOC फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो इनमें से कौन सा बेनिफिट मिलता है या LOC फैसिलिटी को किस टूल के तौर के ऊपर यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9. LOC को यूज किया जाता है एज इफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल. तो मार्केट एंट्री हो जाए एक्सपोर्टर की नए मार्केट्स में या उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेंड कर जाए तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा, इफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल. तो एक्सपोर्टर की नए मार्केट में इफेक्टिव वे में एंट्री हो सके. एग्जिम बैंक एक्सटेंड्स LOC टू विच ऑफ द फॉलोइंग. जो लेटर ऑफ जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एग्जिम बैंक किसको ऑफर करता है? सो लाइन ऑफ क्रेडिट प्राइमरली क्या होती है? तो किसी दूसरे कंट्री के इंपोर्टर को ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, एक लिमिट सेटअप कर देता है कि आप इसमें से लोन अवेल कर सकते हो. तो उसको हम कहते हैं LOC. ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को, सॉवरेन गवर्नमेंट को और अदर एंटिटीज ओवरसीज एंड रिप्यूटेड कॉर्पोरेट्स को. तो LOC ये किसको एक्सटेंड करता है? तो दैट इज द क्वेश्चन. तो 1 2 3 4 सभी को या 1 2 3 ओनली को या 1 3 4 ओनली को या 2 3 4 ओनली को. तो LOC फैसिलिटी इनमें से किसको प्रोवाइड की जाती है? तो दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर इसका आंसर प्रोवाइड करें. इट इज प्रोवाइडेड टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो वहाँ की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रोवाइड करता है. वहाँ के जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक हैं उनको प्रोवाइड करता है. वहाँ की जो गवर्नमेंट या उसके दूसरी एंटिटीज हैं उनको प्रोवाइड करता है. रिप्यूटेड कॉर्पोरेट इसमें नहीं आते हैं. तो ये इन तीनों को प्रोवाइड करता है. तो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Exim Bank helps in enhancing export opportunities for India, driving economic growth of India. Which type of finance encourage and facilitate conditions for Indian companies to invest abroad for seeking resource, markets, efficiencies and strategic assets? तो किस टाइप का वो फाइनेंस है जो इंडियन कंपनीज को एनकरेज करता है
कि वो कंट्री के आउटसाइड जाके इन्वेस्ट करें। किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करें? रिसोर्सेज सीख करने के लिए, मार्केट्स ढूंढने के लिए, एफिशिएंसीज के लिए, या स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी है ये, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी है ये, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी है, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी है। तो हमने बताना है विच टाइप ऑफ फाइनेंस, तो किस टाइप का वो फाइनेंस है, इनमें वो कौन सी फैसिलिटी है जिसके अंतर्गत इंडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं आउटसाइड द कंट्री इन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। तो ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वहाँ के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, वहाँ की इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। तो ये स्पेसिफिक पर्पस है। तो हम उस फाइनेंस फैसिलिटी को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। फ्रेंड, इसको हम कहते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में एग्जाम क्या करता है? तो ये प्रोवाइड करता है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ फ्री लाइव क्लास एनफ फॉर यू टू पास द एग्जाम? नो, आंसर इज नॉट एनफ। क्योंकि फ्री लाइव क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, लेकिन फ्री लाइव क्लास बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए इसको मिस मत करें और पास होने के लिए पूरे सिलेबस को कवर करें। और इस पर्पस के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के मुताबिक इन बुक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस का ध्यान रखा जाए। नंबर 1, डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड। इनको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, बार बार उसको पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी स्टूडेंट ने एक्सप्रेस की है। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं फिर पढ़ते हैं, इसके कारण लॉट ऑफ टाइम उनका स्पेंड हो जाता है। इन बुक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मिलेंगे, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और केस स्टडीज़ स्टूडेंट्स कहते हैं इन बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो फिर केस स्टडीज़ कहाँ से करें? तो इन सभी के चलते स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो क्वालिफाइंग स्कोर डिफ़िकल्टी से बनता है या बन नहीं पाता। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा स्टूडेंट्स का बोलना है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसके चलते आप बहुत क्विकली और बहुत ईजिली इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो जिनके चलते आपका फुल सिलेबस कवर हो जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। हमारी केस स्टडी पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं विद सॉल्यूशंस, तो यानी आपकी ये सारी की सारी लिमिटेशंस ओवर हो जाती हैं और फिर आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ इम्प्रूव कर जाती हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ पे आपको? ये मिलेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हमारी वेबसाइट के आप कोर्स पेज के ऊपर जाएं तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट के अंदर ही आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ही, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है तो देन वाई नॉट टू यूज़ इट। तो अभी तक अगर आपने इसको यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट स्टार्ट ऑल दैट। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एग्जिम बैंक प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़। एग्जिम बैंक प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन कौन से एरियाज़ में? इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में, कंस्ट्रक्शन में जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल सब होते हैं, डायरेक्ट लैंडिंग के थ्रू। तो हमने बताना है किस टाइप की सपोर्ट ये प्रोवाइड होती है किस किस एरिया में। 1 2 3 4 ऑल, सारे के सारे, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12।
तो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? तो देखें किस किस एरिया में ये प्रोवाइडेड है। सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इंजीनियरिंग में यस, प्रोक्योरमेंट में यानी परचेज करने में यस, कंस्ट्रक्शन में यस जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटल है। डायरेक्ट लैंडिंग, तो ये डायरेक्ट लैंडिंग कोई एक्टिविटी नहीं है, सो दिस इज आउट। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, Exim Bank provides support to project export activities in the form of। Exim Bank जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में, वो किस फॉर्म में रहता है? प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटिंग टू सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंसल्टेंसी एंड टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन एक्टिविटीज़ के। जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमने बताना है कि इनमें से किस फॉर्म के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑल 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो इनमें किस किस पर्पस के लिए, किस किस फॉर्म में ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और आंसर को प्रोवाइड करेंगे किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल हैं। प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू सप्लाईज यस, सो जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट है रिलेटिंग टू सप्लाई उसका प्रोविजन करना, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी एंड टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करना ये भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ये भी है, यानी ऑल द 4 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Exim Bank extends funded and non-funded facility to which of the following export of project and services? Exim Bank फंड बेस्ड बेसिस के ऊपर भी, नॉन फंड बेस्ड बेसिस के ऊपर भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। Which of the following export of project and services? कौन कौन से एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज के लिए? सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, टर्न की प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाईज कॉन्ट्रैक्ट्स। सो सभी के लिए, या 1 2 3 के लिए, या 1 2 4 के लिए, या 2 3 4 के लिए, तो किसके लिए प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आंसर फॉर विच इट इज प्रोवाइडिंग? सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यस इट इज डन। तो ये हमारे नंबर 1 2 3 4 हम इसको मान लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यस, टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए यस, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यस, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यस। सो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 15. Exim Bank provides what? Import and export service, consultancy and technology service, financial advisory service, legal and accounting services, wherein Indians are assisted by way of long-term financial assistance for manpower and expert recruitment, preparation of project reports, plans, transfer of technology, etc. एक्जिम बैंक इनमें से क्या प्रोवाइड करता है जहां इंडियंस को असिस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट की फॉर्म में, मैन पावर के लिए, एक्सपर्ट रिक्रूटमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के पर्पस के लिए। तो हमने बताना है एक्जिम बैंक इसके लिए क्या प्रोवाइड करता है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है, या लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय एग्जिम बैंक? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज प्रोवाइडेड? एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस, जिसमें इंडियंस को असिस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस मैन पावर के लिए, एक्सपर्ट रिक्रूटमेंट के लिए और इन पर्पस के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर विच फैसिलिटी ऑफ एग्जिम बैंक कॉर्पोरेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइंट वेंचर्स अब्रॉड आर प्रोवाइडेड इक्विटी फाइनेंस? तो एग्जिम बैंक इक्विटी फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंडियन कॉर्पोरेट्स को जो ज्वाइंट वेंचर कंट्री के बाहर लगाना चाहते हैं। Equity participation can be by way of export of plant and machinery, for which long-term export finance is considered by Exim Bank. तो हमने बताना है वो कौन सी फैसिलिटी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर फाइनेंस है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, या एक्सपोर्ट प्रमोशन फाइनेंस है। तो ये फैसिलिटी किनको प्रोवाइड की जाती है? इंडियन कॉर्पोरेट्स को जो जॉइंट वेंचर्स लगाते हैं आउटसाइड द कंट्री, तो उनको इक्विटी फाइनेंस प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। और ये इक्विटी पार्टिसिपेशन किस फॉर्म में होता है? प्लांट मशीनरी के एक्सपोर्ट की फॉर्म में, फॉर विच लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस इज कंसिडर्ड बाय एग्जिम बैंक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है? तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का हवाला आएगा, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर फाइनेंस कहलवाएगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कहलाएगा, या एक्सपोर्ट प्रमोशन फाइनेंस कहलवाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये किसका पार्ट है? सो इट इज पार्ट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का पार्ट है, क्योंकि इसमें जो इक्विटी प्रोवाइड की जाती है उसकी हेल्प से जॉइंट वेंचर आउटसाइड द कंट्री क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम थर्ड कंट्रीज फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन कंट्रीज एग्जिम बैंक प्रोवाइड्स। तो यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्टर है, उसने यूएसए के अंदर एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और वो यूके से इंपोर्ट कर सकता है। इस पर्पस के लिए जो एग्जिम बैंक है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट लोन्स, वो प्रोवाइड करता है इंपोर्ट लोन्स, वो प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, वो प्रोवाइड करता है इंपोर्ट क्रेडिट्स। तो एग्जिम बैंक इसके लिए कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? क्या कहा जाता है उस फैसिलिटी को? तो जिसमें हमारा एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता है थर्ड कंट्रीज के से और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है किसी और कंट्री में, जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो क्या कहा जाता है इस फैसिलिटी को जो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है? दिस फैसिलिटी इज नोन एज एक्सपोर्ट क्रेडिट। इसको कहा जाता है इंपोर्ट लोन्स, नॉट एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंपोर्ट लोन्स कहा जाता है इनको। तो ये इंपोर्ट लोन्स किनको मिलते हैं? इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो इंपोर्ट कर सकें थर्ड कंट्री से फॉर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट इन अनदर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, Exim Bank, which service include foreign currency financing and advisory services for raising low-cost finance for projects abroad to be executed by Indian companies? Exim Bank की वो कौन सी सर्विस है जिसमें फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग भी होती है, एडवाइजरी सर्विस भी होती है टू रेज लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स जो कंट्री के बाहर इंडियन कंपनीज एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो हमने बताना है वो कौन सी सर्विस है। इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंसी सर्विस है,
क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एडवाइजरी है, इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग है, या इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस है। तो हमने बताना है इनमें से वो कौन सी सर्विस है जिसमें फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग भी है, एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं फॉर रेजिंग लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स अब्रॉड, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द आंसर? तो इसमें आंसर रहेगा, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग। तो ये है इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग में एग्जिम बैंक की क्या सर्विसेज हैं? फॉरेन करेंसी की फाइनेंसिंग भी आती है और एडवाइजरी सर्विसेज भी आती हैं लो कॉस्ट फाइनेंस रेज करने के लिए। एग्जिम बैंक इज a nodal agency designed by Government of India to manage Export Acceleration Fund, Export Market Expansion Fund, Export Declaration Fund या Export Marketing Fund। एग्जिम बैंक नोडल एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है और ये मैनेज करता है इनमें से कौन सा फंड जो एक्सीलरेट करता है एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ टारगेट प्रोडक्ट्स विद इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट्स। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट्स हैं यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें प्रोडक्ट वाइज टारगेट प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सीलरेट करवाता है वो फंड, वो एक्सपोर्ट एक्सीलरेशन फंड है, एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन फंड है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है या एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है। तो वो कौन सा फंड है तो ये हमने बताना है। इस फंड का पर्पस है एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आंसर? ये फंड है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। तो इसका पर्पस है, ये ऑप्शन हमारा आंसर है, तो इसका पर्पस है एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना टारगेट प्रोडक्ट्स के केस में और वो भी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे पास 3, हमने बताना इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है कौन सी फॉल्स है। Export Marketing Fund 1 was component of World Bank loan to India of $250 million for industrial exports. EMF2 यानी Export Marketing Fund 2 अमाउंट था 37 मिलियन का, ये कंपोनेंट है वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। EMF3 यानी एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड 3, सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय एग्जिम बैंक इटसेल्फ अपने ही सोर्सेस से। तो हमने बताना है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो देखें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हैं। तो नंबर 1 ये भी वर्ल्ड बैंक से, नंबर 2 ये भी वर्ल्ड बैंक से, नंबर 3 ये एग्जिम बैंक से, साथ में उनके स्पेसिफिक पर्पस मेंशन्ड हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड ये कंपोनेंट था वर्ल्ड बैंक लोन का। ये लोन था 250 मिलियन का इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। EMF2 जिसका अमाउंट 37 मिलियन था, ये भी कंपोनेंट था वर्ल्ड बैंक लोन का फॉर इंडिया एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। दिस ऑल्सो इज करेक्ट। तो जहां तक बात EMF3 की है, तो इसकी जो फाइनेंसिंग है वो एग्जिम बैंक ने ही की है अपने ही सोर्सेस से। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड ज्वाइंट वेंचर सेक्टर कंपनीज आर एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड? EMF के लिए इनमें से कौन कौन सी एलिजिबल हैं? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कौन सी हैं, ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज कौन सी हैं? Which have overall resource and capability potential, where top management is committed to that, where they have export strategy to penetrate and retain presence, particularly in developed country markets, are eligible, and highly reputed corporates। तो हमने बताना है
किस में एलिजिबल हैं? ऑप्शंस है हमारी 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में और जॉइंट सेक्टर कंपनीज में EMF फंड्स के लिए इनमें से कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं? उनके ब्रॉडर फीचर्स क्या हैं, क्या क्या होने चाहिए जो एलिजिबल हैं? क्वेश्चन नंबर 21। चलिए सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जिनके पास ओवरऑल रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी पोटेंशियल है, सो दिस इज अ करेक्ट। जिनकी टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। where they have export strategy to penetrate and retain presence particularly in developed countries markets, yes this also is correct। highly reputed जो corporates हैं, so they are also eligible, so this means they all are eligible, so option A is the right answer। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन गया। क्वेश्चन 22। in developed countries product liability consciousness of public is very high रिजल्टिंग इन लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड हाई अवार्ड्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में लाइबिलिटी के बारे में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, जिसके चलते लिटिगेशन भी होती है और हाई अवार्ड्स भी होते हैं। दिस फोर्सेस एक्सपोर्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी थ्रू प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। तो इससे बचने के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी के जो इंसिडेंट का रिस्क है उससे बचने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी से ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेते हैं PLI। एज द कॉस्ट ऑफ PLI प्रीमियम इज हाई। जो PLI है वो प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्योंकि इसका प्रीमियम हाई है, विच एक्ट्स एज ए डेटरेंट टू मार्केट एंट्री एफर्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स एडवर्सली ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। एग्जिम बैंक का जो PLI प्रोग्राम है वो एक्सपोर्टर्स को एनेबल करता है मार्केट एंट्री एफर्ट्स बाय व्हाट, सो बाय प्रोवाइडिंग फ्री प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस या ऑफरिंग सब्सिडीज फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस या शेयरिंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ PLI प्रीमियम या प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी केसेस। तो एग्जिम बैंक का जो PLI प्रोग्राम है वो एक्सपोर्टर्स को इनमें से कैसे हेल्प करता है? उनकी मार्केट एंट्री एफर्ट्स में। तो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है फ्री प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस या ऑफर करता है सब्सिडीज ऑन दैट या शेयर करता है इनिशियल कॉस्ट PLI प्रीमियम की या प्रोवाइड करता है लीगल असिस्टेंस फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी केसेस। तो क्या करता है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 4। What is the answer to question number 4? सो PLI प्रोग्राम के अंदर एग्जिम बैंक शेयर करता है जो इनिशियल कॉस्ट है उस प्रीमियम की। तो इट शेयर्स इनिशियल कॉस्ट, जो उसकी इनिशियल कॉस्ट होगी उसको शेयर करता है PLI प्रीमियम की। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स एंडेवरिंग टू एक्सपोर्ट टू एशियन मेंबर स्टेट्स, G20 nations, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन डेवलपमेंट यानी EOCD या ब्रिक्स कंट्रीज। तो जो रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं, एंडेवर करते हैं टू एक्सपोर्ट टू विच ऑफ देम कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर PLI प्रोग्राम्स। सो PLI प्रोग्राम्स के अंतर्गत इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जिसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स कोशिश करते हैं एक्सपोर्ट करने की, यानी PLI प्रीमियम स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। तो इनमें से वो किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करते हैं? एशियन मेंबर स्टेट्स में, G20 नेशंस में या OECD कंट्रीज़ में या ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर। तो इसके लिए उनका एंडेवर रहता है OECD कंट्रीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ अदर कंट्रीज एग्जिम बैंक ग्रांट्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू whom? प्राइवेट कॉरपोरेशंस को
of other countries for supporting infrastructure projects, या NGOs को for humanitarian efforts, या governments को for development plans, या multinational companies for technology transfers, which allows Indian exporter to get instant credit from Exim Bank upon exporting the goods and services and submission of export document through their regular bankers. तो इनमें से हमने बताना है जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो किसको ऑफर की जाती है, प्राइवेट कॉरपोरेशंस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, या मल्टी नेशनल कंपनीज को। किसको सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, डेवलपमेंट प्लान सपोर्ट करने के लिए, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है एग्जिम बैंक जो प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, किस पर्पस के लिए, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है उनके डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। तो दिस इज अलाउड टू गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज उनके डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ अदर कंट्रीज, Exim Bank grants line of credit to government of other countries. The beneficiary government gets a tenor of how many years to pay for the product or services, thus allowing them deferred payment credit. तो हमने बताना है ये लाइन ऑफ क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या है। 1 से लेके 3 साल है, 2 से लेके 4 साल है, 3 से लेके 5 साल है, या 4 से लेके 6 साल है। सो गवर्नमेंट को कितना टाइम मिलता है उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पे करने के लिए, क्योंकि वो उनको अवेलेबल हो जाती हैं ऑन डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट बेसिस। क्वेश्चन नंबर 25, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 25 का? सो व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25? सो ये पीरियड होता है 3 से लेके 5 साल का। दैट मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26, आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स हमने बताना इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। एग्जिम बैंक सब्सिडरी है आरबीआई की। एग्जिम बैंक अरेंज करता है इश्यूएंस ऑफ गारंटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड रन करता है एग्जिम बैंक टू प्रमोट इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। एग्जिम बैंक अलाउ करता है क्रेडिट लाइन फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज विच हेल्प दिस कंट्री ए फैसिलिटी ऑफ डेफर्ड क्रेडिट। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो कौन कौन से इनमें ट्रू फॉल्स हैं तो ये हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। Which one is true, which one is false? तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है कि एग्जिम बैंक आरबीआई की सब्सिडरी है। यस, दिस इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट, एग्जिम बैंक गारंटीज भी अरेंज करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ये काम करता है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड रन करता है एग्जिम बैंक टू प्रमोट इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। नो, इंपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए नहीं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए करता है। तो दिस इज गॉन। एग्जिम बैंक क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड करता है फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स टू डेवलप्ड कंट्रीज। यस, ये भी करता है एग्जिम बैंक। तो दिस मीन नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 ट्रू, नंबर 4 ट्रू। तो ऑप्शन आंसर हमारा कौन सा बन गया? तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन गया है। Option D is the right answer. Investment outside India under automatic route or approved route by way of contribution to capital or subscription to memorandum of a foreign entity or by way of purchase of existing share of a foreign entity either by market purchase or private placement or through joint or through stock exchange signifying a long-term interest in the foreign entity joint venture or wholly subsidiary company. So इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट को, इस प्रकार की फैसिलिटी को क्या कहते हैं? जिसमें
investment outside India under automatic route or approval route by way of contributing capital or subscription to memorandum of a foreign country, कोई फॉरेन कंपनी में पैसा लगाना या उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज कर लेना और वो परचेज मार्केट परचेज की जाए या प्राइवेट प्लेसमेंट की जाए या थ्रू स्टॉक एक्सचेंज किया जाए, तो ये सिग्निफाई करता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी। और फॉरेन एंटिटी जॉइंट वेंचर हो सकती है, होली ओन्ड सब्सिडरी हो सकती है। तो इस फैसिलिटी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल, ओवरसीज इक्विटी फाइनेंस, ग्लोबल पोर्टफोलियो इन डाइवर्सिफिकेशन या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस फैसिलिटी को जो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है तो क्या कहते हैं इसको? तो ये एग्जिम बैंक का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 ये जनरल क्वेश्चन है। तो इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिक रूट में या अप्रूवल रूट में ये प्रोवाइड किया जाता है कैपिटल जो इंडियन कंपनीज आउटसाइड द कंट्री इन्वेस्ट करती हैं, ज्वाइंट वेंचर्स में, होली ओन्ड सब्सिडरीज में। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंडियन पार्टी इज एलिजिबल टू मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट? हमने बताना है कौन सी इंडियन कंपनी या पार्टी एलिजिबल है ओडीआई के लिए अंडर ऑटोमेटिक रूट। कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, बॉडीज क्रिएटेड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो इनकॉर्पोरेट हुई अंडर एलएलपी एक्ट 2008। हमने बताना है एलिजिबल कौन है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो भी ऑटोमेटिक रूट के अंदर। दो रूट्स हैं, ऑटोमेटिक रूट है और अप्रूवल रूट है। कंपनीज एलिजिबल हैं, यस कंपनीज एलिजिबल हैं। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया वो एलिजिबल है, यस दैट इज एलिजिबल। पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत वो भी एलिजिबल हैं। एलएलपीज जो इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी एक्ट 2000 में वो भी एलिजिबल हैं। तो ये तो चार की चार ही एलिजिबल हैं, तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। सो ए हमारा आंसर बन जाएगा इस केस के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29, ए रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट फॉर सेटिंग अप एक्विजिशन ऑफ जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडी ओवरसीज अप टू व्हाट अमाउंट? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल कितना पैसा इन्वेस्ट करता है सेटअप करने में या परचेज कर लेने में? किसको? जॉइंट वेंचर को या होली ओन्ड सब्सिडरी ओवरसीज? तो मैक्सिमम वो कितना पैसा लगा सकता है? $1 लाख, $2 लाख, $250, $3 लाख। तो कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है? वो इन्वेस्ट कर सकता है LRS लिमिट के अंतर्गत, और LRS लिमिट कितना है? $250,000 है। तो दिस कैन बी डन बाय द इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल LRS के अंदर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसके अंतर्गत ये पैसा लगा सकता है। चलें फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का रिकॉर्डेड वर्जन वॉच कर रहे हैं, लाइव क्लास वॉच नहीं कर रहे, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। और अगर आप इसका लाइव वर्जन देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो के चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया। आई एम श्योर ये सेशन आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। अगर ऐसा है तो इसको क्विकली लाइक कर दें, क्योंकि यूट्यूब आपके लाइक किए हुए सेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसे दिखाने की कोशिश करता है। सो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। तो लेट अस हेल्प अदर स्टूडेंट्स बाय लाइक
पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। अगर आप हमारी क्लासेस मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, तभी आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलेंगे ऑन टाइम। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रियल एस्टेट इज प्रोहिबिटेड सेक्टर फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में हम पैसा नहीं लगा सकते ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इस पर्पस के लिए रियल एस्टेट बिजनेस का मीनिंग क्या है? बाइंग सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रेमिसेस, रोड्स और ब्रिजेस। तो हमने बताना है यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस में इनमें क्या क्या आता है। तो 1 2 3 तीनों आते हैं, 1 and 2 ओनली आते हैं, 1 and 2 ओनली आते हैं, 1 2 and 3 आते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में इस पर्पस के लिए? क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या ऑप्शन हमारा बनता है? सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट इसमें आता है, जो प्रोहिबिटेड पार्ट आ गया। ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स ये भी उसमें आता है। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमिसेस, रोड्स एटसेट्रा ये उसमें नहीं आता है। तो जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस की फॉर दिस पर्पस, तो नंबर 3 उसमें नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या रहा? हमारा ऑप्शन आंसर रहा 1 and 2। Under automatic route, an Indian party does not require any prior approval from RB for making overseas direct investment in joint venture or wholly owned subsidiary. Indian party should approach International Finance Corporation, Export Promotion Council, Authorized Dealer Category 1 Bank, Foreign Investment Authority with application in form ODI and prescribed enclosure document for affecting remittance towards such investment. ऑटोमेटिक रूट के अंदर इंडियन पार्टी को आरबीआई की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है डायरेक्ट इन जेवी और WOS। तो उसके लिए उसको किसको अप्रोच करना होगा? वो उसके पास एप्लीकेशन ले जाएगी और वो रेमिटेंस को फैसिलिटेट कर देंगे। तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास जाएगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास जाएगी, AD कैटेगरी 1 बैंक के पास जाएगी या FIA के पास जाएगी। तो वो इंडियन पार्टी जाएगी ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास फॉर अफेक्टिंग दोज रेमिटेंसेस। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर आपको बहुत यूजफुल लगा होगा ये सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है। तो इसी प्रकार के और सेशंस भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।